इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा 2026 के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। आपको बता दें, परीक्षा के तनाव को कम करने और इसे एक उत्सव की तरह मनाने के कई सुझाव पीएम मोदी ने दिया। असम के गमछे पहनाकर स्टूडेंट का उन्होंने स्वागत किया। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 में चुने गए स्टूडेंट्स का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने असम के जो स्टूडेंट थे उन्हें गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया। असम का गमछा असम की संस्कृति का महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित प्रतीक है। इस गमछे को खास तौर पर असम के बिहू त्योहार में, जिसे बिहुवान भी कहा जाता है, इसे हाथ से बुना जाता है। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे तनाव को कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से परीक्षा पर चर्चा के दौरान बताया कि कैसे परीक्षा का तनाव कम किया जा सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को गुरु मंत्र भी दिया। तो आज लगभग 1 घंटे तक पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा किया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ सलाह दी है। स्टूडेंट को उनकी ताकत के हिसाब से आगे बढ़ा देना चाहिए, ये माता पिता को सलाह था पीएम मोदी का। विद्यार्थियों के लिए सलाह में उन्होंने कहा कि स्कूल में अपनी नींव मजबूत करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता अपने आप मिलेगी। ये विद्यार्थियों को सलाह पीएम मोदी ने दिया। तो ग्राफिक के जरिए आपको हम समझा रहे हैं विद्यार्थियों को पीएम मोदी ने क्या क्या सलाह दी है। हर चीज में बैलेंस जरूरी है। आपकी पढ़ाई, स्किल और हॉबीज साथ साथ बढ़नी चाहिए। यही बैलेंस तरक्की की असली चाबी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्किल 2 तरह की होती है, लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल, और स्टूडेंट को दोनों के बीच बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को दी। उन्होंने कहा कि बिना ऑब्जर्वेशन और नॉलेज के कोई भी स्किल नहीं सीखा जा सकता। तो कई ऐसे सलाह है जो पीएम मोदी ने विद्यार्थियों को दी परीक्षा पे चर्चा के दौरान। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे थे, बिना ऑब्जर्वेशन और नॉलेज के कोई स्किल नहीं सीखा जाता। ये सलाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिना ऑब्जर्वेशन और नॉलेज के कोई भी स्किल जो है नहीं सीखा जा सकता। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब के जालंधर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबराय की बदमाशों ने हत्या कर डाली है। लकी को मॉडल टाउन के गुरुद्वारा साहिब के बाहर गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि लकी के शरीर में 5 गोलियां लगी। आनन फानन में उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, मगर उनकी जान नहीं बच पाई। इस घटना के बाद से जालंधर शहर में डर का माहौल बना हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, लकी ओबराय की पत्नी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से निगम चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। लकी कैंट हल्का के इंचार्ज राजविंदर कौर थियाडा के करीबी थे। पुलिस ने पूरे इलाके को इस मामले में घेर कर सील कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। तो आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां जालंधर में सरेआम आप नेता का मर्डर कर दिया गया। बदमाशों ने उसके ऊपर 5 गोलियां दागी। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पार्टी का दावा है कि एसआईआर की आड़ में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट बचाने का अभियान चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को जागरूक करने, वोटर लिस्ट में नाम की जांच कराने और नाम कटने की स्थिति में तत्काल दावा आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने 20 फरवरी तक
अभियान तेज करने की घोषणा भी की है। चुनाव आयोग पर कार्रवाई न करने का भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है। पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी जो है बड़ा अभियान करने वाली है। 20 तारीख तक ये अभियान जो है वो तेज रहेगा। वोट कटने का आरोप जो है वो लगातार चुनाव आयोग पर लगा रही है। इसके साथ ही उनका कहना है कि एसआईआर के जरिए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट काटा जा रहा है। तो ये बड़ा आरोप जो है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये अखिलेश यादव जो है एक बार फिर से पीडीए वाला जो मुद्दा है उसे लेकर एसआईआर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर आरोप है कि एसआईआर के जरिए पीडीए को चैलेंज किया जा रहा है, पीडीए के लोगों का वोट काटा जा रहा है। कैसे देखते हैं? उनके बयान एसआईआर को लेकर के आते रहे हैं और एक बार फिर से देखिए समाजवादी पार्टी ने जो मोर्चा है प्रज्ञा वो खोल दिया है। और अब की बार जो मोर्चा खोला है वो इस प्रकार से खोला है कि डोर टू डोर जो पीडीए प्रहरी है वो जाएंगे और जिनके नाम कटे हुए हैं या फिर जिनका लिस्ट में नहीं नाम आया है, जो भी समस्याएं हैं उसकी आपत्ति दर्ज कराने को पीडीए प्रहरियों को सीधे तौर पर देखिए आदेशित किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। देखिए अखिलेश यादव पहले ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के इलेक्शन कमीशन पे तमाम सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम करता है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपने दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा ले। तो देखिए तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले लगाते रहे हैं और इस बीच एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के अब यहां तक देखिए चीजें हो गई है कि डोर टू डोर अब जो पीडीए प्रहरी हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं, वो जाएंगे खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर दलित, पिछड़े या फिर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जिसको देखिए जो एक वोट बैंक कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, उन इलाकों में अखिलेश यादव का कहना है कि जो एसआईआर प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तौर पे नहीं हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं। ऐसे में पीडीए प्रहरी उन इलाकों में जाएंगे, जो आपत्तियां हैं वो दर्ज कराएंगे और एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सहायक भी बनेंगे। एक पक्ष ये भी, वही दूसरी ओर देखिए एक खौफ भी है कि नाम जो है वो हमारे काटे जा रहे हैं। प्रज्ञा एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। 143 विधानसभा की उत्तर प्रदेश में वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुलता में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन 143 विधानसभा में एसआईआर प्रक्रिया के चलते कई नाम काटे गए हैं। ये आपत्ति जो है वो अखिलेश यादव दर्ज करा रहे हैं। इसी के चलते देखिए वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के तले अब पीडीए प्रहरियों को डोर टू डोर भेजा जाएगा, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक लोग ज्यादा रहते हैं, जो खास तौर पे कोर वोटर सपा के माने जाते हैं। उन इलाकों में पीडीए प्रहरी जाएंगे और वहां पर नाम की लिस्ट देखेंगे। क्या इसमें विधायक के अलावा सिर्फ कार्यकर्ता जाएंगे या अन्य कोई विधायक भी इनके साथ जाएगा? जी देखिए, लखनऊ आला कमांड की तरफ से सारे जनपदों को जो एडवाइजरी दी गई है और जो आदेश दिए गए हैं वो आदेशों में स्पष्ट है कि जमीनी पीडीए प्रहरी से लेकर के यानी प्रज्ञा बूथ लेवल से लेकर के उस जनपद में विधायक, उस जनपद के अगर सांसद हैं तो सांसद सभी डोर टू डोर जाएंगे और पूरे रूप में देखिए पीडीए प्रहरी के रूप में जाकर के वो डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे और अगर आपत्ति लोगों की है तो वो आपत्ति दर्ज कराएंगे। खास तौर पे देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका वो इलाका है जहां समाजवादी पार्टी तमाम ऐसा जनपद है जहां पर एक स्ट्रांग वोट बैंक रखती है। सहारनपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक की वो देखिए बेल्ट है जहां पर सपा का एक अपना रुतबा दिखता है। देखिए ये वो इलाके हैं जहां पर मेन फोकस किया जाएगा और यही वो इलाके अमूमन देखे रहे हैं जिन पे अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाए थे कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ये वो जनपद हैं जहां पर अधिक वोट काटे गए हैं। ऐसे में देखिए एक बड़ा जो राजनीतिक चीज है वो सामने निकल करके आई है, एक बड़ा मोर्चा निकल करके आया है क्योंकि अखिलेश यादव पहले से ही देख सकते हैं। अनुराग, क्या इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं, जिस तरीके से लगातार आरोप जो अखिलेश यादव लगा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने हैं और चुनाव होने में महज 11 महीने का वक्त ही बचा है। ऐसे में हर चीज अब चुनाव से जुड़ रही है, हर बयानबाजी चुनाव से जुड़ रही है और हर एक राजनीतिक मूव और मूवमेंट दोनों ही चुनाव से जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव पहले ही जो है हमलावर रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि वो आने वाले 27 के चुनाव में हार जाएगी। ऐसे में वो वोट के साथ खेल कर रहे हैं, इसी उनका साथ दे रहा है और सपा के जो वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं कि वो अब जीतने वाले नहीं हैं, इसीलिए वो चुनाव में धांधली करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ये सारी बातें पहले ही बोल चुके हैं। सारी प्रक्रिया देखिए चुनाव को लिए ही है प्रक्रिया। जी अनुराग, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव जो है वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो उनका आरोप है कि पीडीए मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, ये किस आधार पर वो लगा रहे हैं? क्या उनके पास कोई प्रूफ है या वो चुनाव आयोग के पास इस तरह की कोई कंप्लेन लेकर गए हैं? जी देखिए, हाल ही में अखिलेश यादव मैनपुरी, इटावा, कन्नौज कुछ ऐसे जनपद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जहां की पुनरीक्षण की एक लिस्ट सामने लेकर के मीडिया के आए थे और उन लिस्ट में तमाम ऐसे नाम थे जो रिपीट हुए थे। तकरीबन 200 वो नाम थे जिसके रेपुटेशन की बात उन्होंने कही थी और सार्वजनिक रूप से देखिए सामने आकर के उन्होंने कहा था कि ये वो नाम है जो रिपोर्ट हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। ऐसे में ये नाम गाँव में है ही नहीं, गाँव में है तो एक ही नाम के तमाम व्यक्ति हैं। देखिए बहुत सारे आरोप वो पहले लगा चुके हैं। डाटा वो इसी का नहीं दिखा रहे थे, डाटा वो ये दिखा रहे थे जो पीडीए प्रहरियों ने इकट्ठा किया था डोर टू डोर जा करके। तो देखिए प्रज्ञा, कहीं ना कहीं जो पीडीए प्रहरी हैं उनसे डाटा भी मांगा गया और डाटा के तौर पर उन डाटा शोकेस किया। तमाम देखिए जगहों से जब सूचना आई कि कई जगह पे नाम रिपीट हुए हैं या फिर कुछ और समस्याओं की बात जब ईसी की निकल के आई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, तब अखिलेश यादव देखिए उस टाइम और स्ट्राइक होते हैं और लगातार बयानबाजी पर उतर आते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों के बाद में अखिलेश यादव अभी भी देखिए उसी मोड में है कि एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। लगातार उनका ये आरोप लग रहा है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं कि जो घर घर वोट बचाओ अभियान है वो काफी तेजी से चल रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो ये अभियान कितना इफेक्टिव होने वाला है, किस तरह से पीडीए जो है इसको लेकर काम कर रही है, और अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो वो कितना इफेक्टिवली इस अभियान से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, वो भी तब जब इलेक्शन बिल्कुल सामने खड़े हों। देखिए पीडीए प्रहरी को लखनऊ से जो आदेश दिए गए थे उन आदेशों का पालन ग्राउंड लेवल पे पीडीए प्रहरी करते नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे डाटा का इकट्ठा करना हो, लोगों से कम्युनिकेट करना हो या फिर चौपाल या पंचायत लगा करके अपनी बातें लोगों के सामने रखने की हो। तो देखिए पीडीए प्रहरी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है और यही एक्शन मोड जो है वो अब बीजेपी के लिए थोड़ी समस्या भी ला रहा है, क्योंकि बीजेपी भी देखिए जैसे ही बूथ लेवल पे अखिलेश यादव आदेश देते हैं कि पीडीए प्रहरी तैनात रहेंगे, पीडीए प्रहरी बूथ लेवल पे काम करेंगे, तुरंत ही बीजेपी एक्शन मोड में आती है। बीजेपी भी अब जो बूथ लेवल है, सबसे ग्राउंड लेवल, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस बीच देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी मजबूती के साथ कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर नजर आ रहे हैं। और प्रज्ञा, 20 फरवरी तक ये जो अभियान है वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान जो है समाजवादी पार्टी का, वो अभी चलेगा और इसी श्रृंखला में अब कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और लोगों की अगर कोई आपत्ति है तो वो स्वयं उसका संज्ञान लेंगे और दर्ज कराएंगे। प्रज्ञा बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तो ये कितना बड़ा चैलेंज जो है वो बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अखिलेश यादव की बहुत ऐसी सीटें थी जो जीत कर वो लाए थे। ऐसे में किस तरह से इसे देखते हैं और बीजेपी के लिए क्या बड़ा चैलेंज? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए चुनाव को बेहद ही कम समय बचे हैं। ऐसे में जो चुनाव की रणभूमि है उसको तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछली बार देखिए समाजवादी पार्टी जहां 100+ निकल गई थी विधानसभा की सीटों के मामले में, वहीं बीजेपी को जो एक नुकसान है वो देखने को मिला था। खास तौर पे पश्चिमांचल के इलाके में, बुंदेलखंड के इलाके में और पूर्वांचल के कुछ ऐसे जनपद थे जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। देखिए कहीं ना कहीं उस नुकसान को कोप अप करने का प्रयास बीजेपी करेगी, लेकिन इस बीच जो एसआईआर प्रक्रिया है उस पर लगातार जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और खास तौर पे तब जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख इसको लगा रहे हों। प्रज्ञा, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में
प्रमुखतम विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। नेता जो है इनके इतने बड़े स्तर पे हैं कि हर जगह पर जो एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी टक्कर है, वो देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल तो है, लेकिन अब देखना यही होगा कि जनता किसको सरताज बनाएगी। लेकिन रणभेरी बच चुकी है, तैयारी जारी है, और इन सब चीजों के बीच में जो नेता है वो कमर कस चुके हैं और 27 की ओर लक्ष्य है। बयानबाजी भी है प्रज्ञा, लेकिन इन सब चीजों के बीच बीजेपी का पलटवार भी एक के बाद एक है। देखिए, हाल में ही बीजेपी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को अगर बहुत दिक्कत है एसआईआर से तो इसकी आपत्ति दर्ज कराए। आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराते? तो देखिए, एक और से बयान आता है, उसका कटाक्ष आता है, लेकिन इन सब चीजों के बीच लक्ष्य जो है वो 27 का चुनाव है। प्रज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। गवर्नर ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने और न्यूट्रल रुख बनाए रखने का फैसला किया है। यानी रेपो रेट में इस बार भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आरबीआई के इस फैसले से साफ है कि केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक फिलहाल महंगाई और आर्थिक विकास के बीच बैलेंस बनाए रखने पर फोकस कर रही है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक रेपो रेट में कोई बदलाव न होने से लोन लेने वालों और निवेशकों को फिलहाल राहत और स्थिरता दोनों मिलेगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में महंगाई के आंकड़े और वैश्विक आर्थिक हालात आरबीआई की आगे की रणनीति को किस दिशा में ले जाते हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस दौरान 50,000 रुपए का इनामी बदमाश रेहान अंसारी ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से भाग निकला है। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान शामली कोतवाली पर तैनात सिपाही सुमित को गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि रेहान अंसारी के खिलाफ लूट सहित विभिन्न धाराओं में 90 से ज्यादा मामले दर्ज है। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार की रात को 1 लाख के इनामी शूटर बनारसी यादव को एसटीएफ ने मार गिराया था। तो वहीं आपको बता दें, शामली एसपी एनपी सिंह ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि झिंझाना से कसरेवा गांव की ओर बाइक सवार 2 बदमाश लूट के इरादे से खड़े हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सिपाही सुमित बैसाला गोली लगने से घायल हो गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। कैरोलिन लिविट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ ही देर पहले एक बयान जारी करते हुए अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने अमेरिकी सेना का पुनर्निर्माण किया। इससे नए और आधुनिक परमाणु हथियारों का विकास भी शामिल है। राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संभावित परमाणु युद्धों को भी रोका है। इनमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन जैसे संवेदनशील संघर्ष शामिल है। इस बयान में न्यू स्टार्ट परमाणु संधि को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे एक खराब समझौता बताया और कहा कि इसके बजाय एक नई, बेहतर और आधुनिक परमाणु संधि पर काम किया जाना चाहिए, जो आने वाले समय में लंबे समय तक प्रभावी रहे। फिलहाल इस बयान को अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। Not to my knowledge. Again, to your point, Jennifer, I just do want to reiterate exactly what the president said. He wrote just moments ago, the United States is the most powerful country in the world. I completely rebuilt its military in my first term, including new and many refurbished nuclear weapons. I also added Space Force and now continue to rebuild our military at levels never seen before. We are even adding battleships, which are 100 times more powerful than the ones that roamed the seas during World War II. The Iowa, Missouri, Alabama, and others. I have stopped nuclear wars from breaking out across the world between Pakistan and India, Iran and Israel, and Russia and Ukraine, rather than extend New START, a badly negotiated deal by the United States. Not to my knowledge.
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कैथिक महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बता दें 4 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये महोत्सव 5 से 8 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कार्यक्रम में लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। राज्यपाल ने इसे उत्तराखंड की संस्कृति, सामाजिक एकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला मंच बताया है। आयोजक गीता धामी ने इसे लोक कलाकारों और कारीगरों के लिए एक संजीवनी बताया। आज सचमुच ऐसा लगा कि पूरा उत्तराखंड का परिवार इकट्ठा हुआ है। वो 3 शिव जी के त्रिशूल के मिशन के ऊपर में, पहला सांस्कृतिक धरोहर और जड़ों से मिलने के लिए, दूसरा एक सामाजिक एकता और तीसरा एक आर्थिक विकास। आज अत्यंत खुशी हुई कि हमारे परिवार के 172 स्टॉल्स ने और ग्रुप्स ने उसमें हिस्सा लिया। लेकिन आज का जो पूरा कथा कहानी थी उसमें जो आज एक पहल, एक इनिशिएटिव गीता जी ने किया है, गीता धामी जी ने किया है। मैंने तो इनको पहले मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी के रूप में देखा, इनके बच्चों के माता के रूप में देखा, अपने गांव की बेटी के रूप में देखा, लेकिन आज जो एक नया रूप देखा है और वो भी उन शब्दों के साथ जो सेवा है, जो संकल्प है, जो फाउंडेशन है और जो इस फाउंडेशन का लक्ष्य है, मिशन है, जिसके अंदर में सेवा, संकल्प और किस प्रकार पूरे परिवार के अंदर में एक समृद्धि आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको 21st सेंचुरी के लिए तैयार कर रहा है। मैं समझती हूँ कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग जिस सोच और विज़न से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी पहचान को जीवंत रखने के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ में हमारे ऐसे लोग जो दूर दराज क्षेत्रों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए हैं अपने सामान का, कि जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जिन्होंने प्लेटफॉर्म जिनको मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जो विज़न है हमारा, एक उनको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके उनको आर्थिक रूप से सहयोग करना और एक अपनी ये परंपरा विरासत को बनाए रखना और हमारे लोक कलाकार, लोक गायक इसमें सम्मिलित हुए। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हमारे अलग अलग जिलों से आए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया है। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं उनका कि उन्होंने आकर के सभी का मनोबल बढ़ाया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।